Hello everyone, welcome to Arise Learning. Myself Girijesh. I am going to start the unit 1. Okay, we will study first unit 1, diversity in the living world. जीवित जगत में विविधता. ओके, जीवित जगत में विविधता. पहले हम देखेंगे बुक में क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में क्या दिया है. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक में इंट्रोडक्शन दिया है इस यूनिट का. लेट्स वी सी व्हाट इज़ गिवन इन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है. फर्स्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर. ओके, स्टार्ट. Biology is the science of life forms and living processes. Biology is the science of life forms and living processes. देखिए आपकी फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोलॉजी. बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ. जीवन की रचना, जीवन रचना और जीवन प्रक्रियाओं का विज्ञान है. बायोलॉजी क्या है. जीवन रचना और जीवन प्रक्रियाओं का विज्ञान है. ओके, लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. अब लाइफ फॉर्म्स आपके जीवन की रचना, कुछ भी उसमें इंक्लूडेड हो सकता है. सेल स्ट्रक्चर हो गया, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी मार्फोलॉजी, हमारी एनाटॉमी, हमारा डेवलपमेंट. ओके, हमारा डेवलपमेंट एंड सो मैनी थिंग्स. ओके, लाइफ प्रोसेसेस, सो मैनी लिविंग प्रोसेसेस आर देयर. तो जीवन की रचना, जीवन रचना और जीवन प्रक्रियाओं का विज्ञान है. हमारी ह्यूमन स्टडीज़, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, उनका ओरिजिन, उनकी मार्फोलॉजी, उनका इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन और इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड द डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, कोऑपरेशन है. सो all these so many life forms are there, so many living processes are there. तो उसकी स्टडी, उसका जो विज्ञान है, दैट इज बायोलॉजी. ओके, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो जो चीज़ हमें दिख रही है बाय नेक्ड आइज, उनकी स्टडी भी. जो चीज़ हमें नहीं दिख रही है उनकी स्टडी, एवरीथिंग. ओके, सो biology is the science of life forms and living processes. Next, the living world comprises an amazing diversity of living organism. ये जो हमारा जीवित जगत है, ये जीवित जगत है जो कंप्राइज करता अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी शामिल है. कंप्राइजेज में शामिल बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी है. बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे. के अभी तक की जो स्टडी की गई है, अब तक जितनी नॉन स्पीसीज़ हुई हैं, जिनकी स्टडी हो चुकी है, जिनका क्लासिफिकेशन हो चुका है, दे आर 1.7 to 1.8 million. ओके, द नंबर ऑफ नॉन स्पीसीज टिल टुडे, अब तक जितनी स्पीसीज की स्टडी हो चुकी है, जो नॉन है, उनकी वैल्यू है 1.7 to 1.8 million. दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. ओके, तो अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी है. आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, व्हेन यू गो आउट ऑफ योर होम, एज यू एग्जिट आउट ऑफ योर होम, जैसे आप अपने घर से बाहर निकलती हो, सी सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज़. ऐसा तो है नहीं हम भी एक वेराइटी में इंक्लूडेड हैं. आप निकलते हो, आप एक तरीके का इंसेक्ट नहीं देखते हो, आप बहुत सारे तरीक़ों के इंसेक्ट्स देखते हो. ठीक है, ट्रीज़ की नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं.
ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स आर देयर, यू सी डॉग्स, यू सी कैट्स, यू सी बफेलो, यू सी काउ. व्हाट इज दिस? ऑल दिस इज डाइवर्सिटी. ओके, this is a biodiversity. Okay, so there are amazing biodiversity in our living world. Every man, or sorry, not every man, early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. early mans जो थे, ठीक है, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. देन हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है ये इसमें इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी. ओके, अभी जो डाइवर्सिटी है इसकी स्टडी भी हुई. ठीक है, तो अर्ली मैंस कुड ईजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. अर्ली, अब ऐसा तो है नहीं कि डाइवर्सिटी अभी हमारे सामने आई हो. जब से ये अर्थ एग्जिस्ट कर रहा है या किसी भी टाइम, सो बहुत सारी हाइपोथेसिस हुई कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ. कहीं सो फ्रॉम द अर्ली डेज, बहुत पुराने टाइम से हमारे अर्थ पे डाइवर्सिटी है. ठीक है, सो इन द अर्ली टाइम्स. अब अर्ली मैंस ने क्या किया? अर्ली मैंस इन एनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही आसानी से अंतर कर पाते थे. उन्होंने बहुत आसानी से लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में अंतर कर पाया अपनी सहज बुद्धि से. ठीक है, उन्होंने जो भी अपने ज्ञान से, जो भी ज्ञान एकत्रित किया, जो भी अपनी सहज बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से जो भी उन्हें समझ में आया, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके आसपास डाइवर्सिटी थी, जो स्पीसीज़ थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको उन्होंने इनएनिमेट मैटर और इनएनिमेट मैटर और एनिमेट मैटर में डिवाइड किया. लिविंग मैटर में और नॉन लिविंग मैटर में डिवाइड किया. उन्होंने उस चीज़ में अंतर कर पाया अपनी सहज बुद्धि से, जो भी उन्हें जिस तरीके से उनको चीज़ें समझ में आईं. अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, विंड, सी, फायर, etc एक्सेट्रा, एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स. उन्होंने अर्ली मैंस ने क्या किया? अर्ली मैंस ने ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ फॉर्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया, इनएनिमेट मैटर और लिविंग मैटर्स में. ठीक है, उन्होंने इनएनिमेट मैटर्स में डाले जैसे विंड, सी, फायर, ओके, जो आपकी नॉन लिविंग है, और एनिमेट मैटर्स में, लिविंग में डाले उन्होंने एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो उन्होंने लाइफ फॉर्म्स को दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया. किसने? अर्ली मैंस ने. ठीक है, अर्ली ह्यूमंस ने लाइफ को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया. वन इज इनएनिमेट एंड अनदर इज एनिमेट. ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग. उन्होंने नॉन लिविंग में ग्रुपिंग की विंड की, सी की, फायर एक्सेट्रा. ओके, और लिविंग में उन्होंने रखे एनिमल्स और प्लांट्स. A common feature of all such forms of inanimate and animate object was a sense of awe or fear that they evoked. Awe means deep sense, किसी चीज़ की deep feeling. उनको जो deep feeling आई, sense of deep feeling, और fear that they evoked. इन्होंने अर्ली मैंस ने लिविंग और नॉन लिविंग मैटर्स को किस के बेसिस पे डिवाइड किया? कॉमन फीचर उन्होंने रखा कि ऑब्जेक्ट वाज सेंस ऑफ ओ, फियर दैट दे अवोक मीन्स, जो मतलब फियर अवोक मीन्स उनसे जो चीज़ें दूर जाती थी, उनके भय से जो चीज़ें दूर भाग जाती थी, उनको तो उन्होंने लिविंग बता दिया. जैसे कोई भी एनिमल है दैट इज स्केयर्ड ऑफ अर्ली मैन, और अर्ली मैन से डरा, दूर भाग गया. विंड, एयर, ये सब तो नहीं उनसे भाग रही थी. तो उन्होंने इस सेंस में अपनी सहज बुद्धि से इन एनिमेट और एनिमेट मैटर्स को डिवाइड किया. ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ, अब यहाँ तक तो ये बात हो गई कि आपके मेन पॉइंट्स हैं कि बायोलॉजी यहाँ फ्रॉम हियर
टू ईयर मेन पॉइंट है आपका बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस. व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स. क्या अर्ली मैंस ने इजीली डिफरेंस कर पाया नॉन लिविंग और लिविंग में. ठीक है. और उन्होंने डिफाइन किया लाइफ फॉर्म्स को दो टाइप्स में, लिविंग और नॉन लिविंग. लिविंग में उन्होंने रखा एनिमल्स और प्लांट्स को, नॉन लिविंग में उन्होंने रखा विंड एंड सी, फायर एक्सेट्रा. और कॉमन फीचर क्या था? fear that they evoked. on the basis of the fear that they evoked, जो लाइफ फॉर्म्स थे उनमें जो फियर था टू गेट रिड ऑफ देम, उनसे दूर जाने का जो भय था, उसके बेसिस पे उन्होंने उनको डिवाइड किया. द डिस्क्रिप्शन, नाउ वी मूव फर्दर. यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया. द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री. डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स की बात हमारी हिस्ट्री में बहुत ही बाद में स्टार्ट हुई. ठीक है. ह्यूमन बींग्स का डिस्क्रिप्शन हमारी हिस्ट्री में, हमारी स्टडी में बहुत बाद में स्टार्ट हुआ. सोसाइटीज़ विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी could register limited progress in biological knowledge. अब जब लाइफ फॉर्म्स की स्टडी हो रही थी, ठीक है, तो उनका डिस्क्रिप्शन हो रहा था कंटिन्यूसली बहुत सारी उसमें आइडियाज़, डिफरेंट साइंटिस्ट वर गिविंग डिफरेंट आइडियाज़. अब देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो हर एक साइंटिस्ट अपना पर्टिकुलर आइडिया रखेगा, अलग आइडिया रखेगा. ठीक है. तो कंटिन्यूसली डिस्क्रिप्शन हो रहा था, कंटिन्यूसली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, लाइफ फॉर्म्स पे, क्लासिफिकेशन पे स्टडी कंटिन्यू थी. ठीक है. तो इसी दौरान जो ह्यूमन की स्टडी है वो ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बाद में आई. और लाइफ फॉर्म्स की स्टडी के दौरान ही जो कुछ सोसाइटी ऐसी थी, कुछ समाज ऐसे थे विच इनगल्ड एन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी, जिन्होंने एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू दिया बायोलॉजी का. एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स दिस इज ह्यूमन सेंटर्ड. क्या है ये? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है, दैट इज ह्यूमन सेंटर्ड. कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन द बायोलॉजिकल नॉलेज. बायोलॉजिकल नॉलेज में इस व्यू ने कुछ खास प्रगति नहीं कर पाई. क्यों? इसलिए प्रगति नहीं कर पाई क्योंकि ये ह्यूमन सेंटर्ड था. ठीक है. एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है वैल्यूइंग नेचर बिकॉज ऑफ मटेरियल और फिजिकल बेनिफिट्स इट कैन प्रोवाइड फॉर ह्यूमंस. मतलब हम नेचर की वैल्यू सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे फिजिकल बेनिफिट चाहिए और मटेरियल चाहिए, वो ह्यूमंस को मटेरियल प्रोवाइड कर सके, उससे हमें फिजिकल बेनिफिट मिल सके, इसीलिए हम नेचर की वैल्यू कर रहे हैं. ये होता है आपका एंथ्रोपोसेंट्रिज्म. यानी कि ये है आपका एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ह्यूमन सेंटर्ड व्यू है ये. इसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ नेचर को इसलिए वैल्यू दे रहे हैं, नेचर की स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें उससे फ़ायदा हो सके, ह्यूमंस को उससे फ़ायदा हो सके. ये कुछ सोसाइटीज़ का मानना था, कुछ सोसाइटीज़ का व्यू था. ठीक है. तो इस व्यू ने, ये जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है बायोलॉजी का, इसने बायोलॉजिकल नॉलेज में कुछ खास प्रगति नहीं कर पाई. ठीक है. ओके. और अनदर पॉइंट ऑफ व्यू था आपका दूसरी तरफ बायोसेंट्रिज्म. इसमें क्या था? ये नेचर सेंटर्ड था. इसमें बायोसेंट्रिज्म, ओके, सारी स्पीसीज को एज वन एंड डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोसेंट्रिज्म. देखिए आगे, सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल वेट आगे पढ़ने से पहले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम बायोसेंट्रिज्म और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में डिफरेंस देख लेते हैं. ओके. बायोसेंट्रिज्म क्या है आपका? वर्ल्ड व्यूज दैट रिकॉग्नाइज intrinsic value in all life forms and ecosystem themselves including their abiotic components. ये आपका होता है नेचर सेंटर.
और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वैल्यूइंग नेचर बिकॉज ऑफ मटेरियल और फिजिकल बेनिफिट्स इट कैन प्रोवाइड फॉर ह्यूमंस। ये आपका होता है ह्यूमन सेंटर्ड। ओके, तो लाइफ फॉर्म्स के दो व्यूज़ हुए, इसने इतनी प्रगति नहीं कर पाई, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड ये ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया क्योंकि ये ह्यूमन सेंटर्ड व्यू है। ओके, systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification। ये जो सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन था लाइफ फॉर्म्स का, ये जो कंटिन्यूसली आपका सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन था लाइफ फॉर्म का, इसने ये चीज़ ज़रूरत में लाई, इस चीज़ की ज़रूरत को दर्शाया कि हमें डिटेल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लाना होगा, हमें स्पीसीज़ का डिटेल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करना होगा। ठीक है, सिस्टमैटिक्स और मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ने इस बात को दर्शाया कि हमें एक अच्छे डिटेल सिस्टम की ज़रूरत है एक अच्छे डिटेल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। स्पीसीज़ का एक डिटेल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत को समझाया हमें किसने, सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ने। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स का ये जो सिस्टमैटिक और मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन है, इसने इस चीज़ को संज्ञान में लाया, इस चीज़ की ज़रूरत समझाई कि हमें स्पीसीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लाइफ फॉर्म्स का एक डिटेल सिस्टम क्लासिफिकेशन का करना होगा, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करेंगे किसी भी स्पीसीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, द बिगेस्ट spin of such societies was the recognition of sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically। आपको इस लाइन को समझने की ज़रूरत है। देखिए, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ ऑल सच स्टडीज़, दी कंटिन्यूस स्टडीज़ हो रही थी। ठीक है, फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूस स्टडीज़ चल रही थी। ठीक है, तो जो इन स्टडीज़ का बिगेस्ट स्पिन था, स्टडीज़ का बिगेस्ट स्पिन ये था, वॉज द रिकग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज़ अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। मीन्स बिगेस्ट स्पिन ये था कि सिमिलैरिटीज़ जो शेयर कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिमिलैरिटीज़ शेयर कर रहे हैं आपस में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, ठीक है, दोनों को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, ये जो स्टडीज़ थी, इनका जो बिगेस्ट स्पिन था, बिगेस्ट स्पिन में बड़ा चक्कर, लेकिन बिगेस्ट फोकस ये था कि दोनों चीज़ों को ही मान्यता प्रदान करना, कि जो हमारी स्पीसीज़ या हम सभी सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं, उसमें हॉरिजॉन्टली जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, वर्टिकली जो होती हैं, उन दोनों को ही मान्यता प्रदान करना। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, देखिए आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि पहले आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमिलैरिटी समझिए कि ये आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, सपोज़ आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स, अब उनसे दीज आर द चिल्ड्रंस, प्रोजनी मीन्स संतान, कोई भी पेरेंट्स हैं उनकी ये प्रोजनी है। ठीक है, तो अब फादर की जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो डॉटर में आएंगे। ठीक है, और डॉटर में मदर के भी कुछ कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, अब मदर के कुछ कैरेक्टर्स बेटे में भी आएंगे। ठीक है, और बेटी में भी आएंगे। फादर के कैरेक्टर्स बेटे में भी आएंगे, बेटी में भी आएंगे। मदर के कैरेक्टर्स बेटे में भी आएंगे, बेटी में भी आएंगे। ठीक है, और इन दोनों में जो कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज़ होगी,
इन दोनों में भी तो सिमिलैरिटीज़ होगी। ये सिमिलैरिटी हो गई आपकी, ये और ये जो शेयर करेंगे, दैट सिमिलैरिटी इज़ योर वर्टिकल सिमिलैरिटी। और ये जो सिमिलैरिटी शेयर करेंगे ये हो जाएगी आपकी वर्टिकल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अब इनमें जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो भी तो अपने एंसेस्टर्स से चलते चले आ रहे हैं। हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स के हैं। ठीक है, तो ये जो स्टडी थी ये इस चीज़ पे फोकस कर रही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल पे ही ध्यान नहीं देंगे, हॉरिजेंटल पे भी ध्यान देंगे। दोनों सिमिलैरिटीज़ को मान्यता प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी एंसेस्टर्स हैं हमारे, उनकी स्टडी ना हो। ठीक है, और अभी करंट सिचुएशन में, करंट जो स्थिति है, वर्तमान की जो स्थिति है, सिर्फ हम उसी को स्टडी करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्टिकल स्टडी भी होगी एंड हॉरिजेंटल वर्टिकल स्टडी भी होगी, जो करंट सिचुएशन है उसकी स्टडी भी होगी, और हॉरिजेंटल स्टडी भी होगी। तो दोनों चीज़ों को मान्यता बराबर दी जाएगी। ओके, next line, that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to a cultural movement for conservation of biodiversity। अब हम लोग सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं, इससे ये तो चीज़ क्लियर हो गई दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ डीएनए इन ह्यूमंस। ओके, एंड ऑल्सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वॉज अ रिवलेशन which humbled man and led to a cultural movement for conservation and biodiversity। देखिए, प्रेजेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और अभी जो करंट के ऑर्गेनिज्म है, ओके सॉरी टू इंटरप्ट, हम लोग कहाँ पे थे? ओके, जितनी भी हमारी अभी करंट में स्पीसीज़ हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और करंट की स्पीसीज़ ऐसा नहीं सिर्फ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हमारे एंसेस्टर्स भी हुए हैं। ठीक है, दे आर कनेक्टेड विद द एवर लिव्ड स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। ठीक है, ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, जितने हमारे इस पृथ्वी पे ऑर्गेनिज्म हुए थे या हैं, उनसे सब इंटरकनेक्टेड हैं, अभी करंट में भी कनेक्टेड हैं, और पास्ट टाइम से भी हमारी करंट स्पीसीज़ अपने एंसेस्टर्स से कनेक्टेड हैं। हम सभी कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जिसने इस चीज़ ने क्या किया, जो ह्यूमन का अहंकार था, घमंड था, उसको तोड़ा और लेड टू द कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इस फीलिंग को जगाया कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू जो था बायोलॉजी का, उसको तोड़ा। ठीक है, और बायोसेंट्रिक व्यू को वरीयता मिला। ठीक है, और हमने अपनी डाइवर्सिटी को कंजर्व करने की इम्पोर्टेंट समझी, और काफ़ी एक्ट्स, काफ़ी मूवमेंट्स लेड हुए। क्यों? वाई? बिकॉज ऑल द स्पीसीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड टुडे द लिविंग स्पीसीज ऑल्सो कनेक्टेड विद द पार्ट स्पीसीज। ओके, सबके आपस में एक इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, कोऑपरेशन है। ठीक है, तो सारे स्पीसीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सो देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी। ओके, again we will try to understand this line, that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was revelation which humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity। इसका मतलब है वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध
और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। समझे? ये सांस्कृतिक आंदोलन हैं जो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। जो एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, मूवमेंट्स हैं जो हुए, वो क्यों हुए? बिकॉज जीवों के परस्पर संबंध की वजह से, जीवों में जो परस्पर संबंध थे, साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ उनके संवाद, मतलब आदिकाल से जितने जीव चले आ रहे हैं सब आपस में इंटरकनेक्टेड, उनके बीच में संवाद है। सो व्हाट लेड टू द कल्चरल मूवमेंट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? Relation between the living organism, present and past relationship between the organism. Okay, in the following chapters of this unit you will get a description including classification of animal, plants and